हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां के बारे में। देखिए, पृथ्वी की गतियां। देखिए, दो गति होती हैं। पहली होती है गुणन गति। पहली गुणन गति, गुणन गति। देखिए, गुणन गति क्या होती है? तो गुणन गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? गुणन गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? गुणन गति। ये 24 घंटे में होती है। पृथ्वी की गुणन गति कितनी है? 24 घंटे की होती है। पृथ्वी की गुणन गति 24 घंटे की होती है। ये 24 घंटा में क्या होता है? दिन और रात होता है। जितने समय में दिन और रात होगा उसी को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। उतने ही को क्या कहते हैं? घूर्णन काल कहते हैं। देखिए, जैसे लेट्टू होता है, लेट्टू क्या करता है? अपने ही अक्ष पर नाचता है, एक ही अक्ष पर नाचता है। लेट्टू अपने ही अक्ष पर क्या करता है? नाचता है। लेट्टू के नाचने के को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। लेट्टू जब अपने अक्ष पर नाचता है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अब देखिए, दूसरका होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। दूसरका परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? देखिए, परिक्रमण गति क्या होती है कि सूर्य के चारों ओर, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। यह 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करती है। ये अपना परिक्रमण काल कब कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसीलिए देखिए, 6-6 घंटे जोड़ते जाएंगे तो 4 साल के बाद कितना आ जाएगा? एक 24 घंटा, यानी कि एक दिन, यानी 365 दिन और इस समय होता है। और 4 वर्षों के बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। हर प्रत्येक चौथे वर्ष क्या आता है? लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है। 366 दिन का हो जाता है। तो चौथे वर्ष क्या होता है? 366 दिन का हो जाता है। अब देखिए, देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है, परि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? देखिए, पहला ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण। और दूसर का, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। देखिए, 24 घंटा में दिन और रात होता है, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। इसको कौन सी गति कहते हैं? दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। इसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। और ये एक वर्ष में पूरा होता है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। गुणन गति को दैनिक गति और परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। देखिए, पृथ्वी, ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी सूर्य के दीर्घ पथ पर क्या करती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर करती है, गति करती है या चक्कर लगाती है। तो देखिए, यह सूर्य हो गया, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे पृथ्वी। अब देखिए, औसत इसकी दूरी देखते हैं तो औसत दूरी कितनी होती है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ये औसत दूरी देखते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और देखिए, जब पास आती है, जब सूर्य के पास रहती है तो इसको क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। जब पास में आती है तो उपसौर कहते हैं। उपसौर, उपसौर। और जब दूर रहती है तो क्या कहते हैं इसको? अपसौर। दूर जब रहती है तो इसको क्या कहते हैं? अपसौर।
अपसौर। ये देखिए, जब दूर रहती है तो उसका वो कितने किलोमीटर दूर होती है, जब पास रहती है तो कितना पास होती है। तो जब पास होती है, सूर्य और पृथ्वी के जब पास होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। करोड़ किलोमीटर होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और जब दूर होते हैं तो कितना होते हैं, 15.21 करोड़ किलोमीटर होते हैं। 15.21 करोड़ किलोमीटर होते हैं। अब देखिए, उपसौर किस दिन होता है और अपसौर किस दिन होता है। उपसौर और अपसौर, देखिए, उपसौर 3 जुलाई को होता है, 3 जुलाई को होता है। अपसौर अपसौर कब होता है, तो 3 जुलाई को होता है। 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कब होता है, 4 जुलाई को। देखिए, उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को होता है। अब देखिए, उप मतलब पास, छोटा, उप मतलब छोटा, अप मतलब ऊपर यानी बड़ा। यानी देखिए, यहाँ पे दूरी ज्यादा रहेगी तो अपसौर कहेंगे और कम रहेगी तो उपसौर कहेंगे। कम रहेगी तो उपसौर और ज्यादा रहेगी तो अपसौर कहेंगे। अब देखिए, उपसौर का है 3 छोटा है तो 3 जनवरी को, 3 छोटा है इसलिए 3 जनवरी को, और 4 बड़ा है इसलिए अपसौर होगा तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दूरी किस दिन होता है, तो 4 जुलाई को, और सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होता है। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को हम लोग। रुकिए, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी बना दे रहे हैं। अब देखिए, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, एक नॉर्थ और एक साउथ के रूप में। अब देखिए, यह क्या है, कर्क रेखा है और यह मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब देखिए, यह सूर्य है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या करती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस घटना को विषुव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विषुव के नाम से जाना जाता है। विषुव के नाम से जाना जाता है। और यह कब होता है, तो 23 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च नहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। और 23 सितंबर को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। इस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं पूरे गोलार्धों में। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसको वसंत ऋतु के नाम से और इसको शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यही सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो क्या कहते हैं, कर्क रेखा पर क्या होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी रात होती है। दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी है। ये 21 दिन होता है तो 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और देखिए, इसी का उल्टा इधर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इधर दिन सबसे बड़ा होगा तो इधर दिन सबसे छोटा होगा।
इधर दिन सबसे बड़ा तो दिन इधर क्या होगा, सबसे छोटा। इधर रात सबसे छोटी होगी तो इधर रात क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इधर रात सबसे छोटी होगी तो रात सबसे बड़ी होगी, विपरीत होता है। अब देखिए यही क्या हो जाए कि पृथ्वी की सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगे। सूर्य का प्रकाश क्या होने लगे, मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगे। जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो देखिए मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा और रातें क्या होगी, सबसे छोटी होंगी। यह किस दिन होता है तो 21 दिसंबर को होता है, 21 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात पाई जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा। यदि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा दिन तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन, और यहाँ पे छोटी रात होगी तो उधर क्या होगा, बड़ी रात होगी। इधर छोटी रात होगी तो उधर बड़ी रात होगी। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।